गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर कल्पना चौहान। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ डॉक्टर कल्पना अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि योजना क्या होती है, योजना आयोग क्या है, एनडीसी क्या है, इन सब के बारे में जाना था। ठीक है, योजना आयोग का गठन हो चुका है और एक हमारे यहाँ गठन हुआ है एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हो चुका है, जो कि योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो योजना है उसे समृद्धि सूची में शामिल किया गया है। समृद्धि में सूची में शामिल करने के पीछे रीजन ये है कि जो विषय समृद्धि सूची के अंदर होते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर अगर जो विषय शामिल होते हैं, उन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कहने का मतलब है कि केंद्र में संसद और राज्य में राज्य का विधानमंडल उन पर कानून बना सकता है। इसलिए जो योजना विषय है उसे समृद्धि सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया है, जिससे कि केंद्र में पूरे देश के लिए और राज्य में राज्य विशेष अपने राज्य की जनता के कल्याण के लिए योजना बना सके। दूसरी चीज क्या है कि हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के साथ ही हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट जोड़े गए हैं और फंडामेंटल राइट जो है ये हमारे देश के हर एक नागरिक का राइट बताते हैं कि क्या है फंडामेंटल राइट। उसके बाद हमारे यहाँ आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी, जिन्हें कहते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। और नीति निर्देशक तत्वों का जो मेन उद्देश्य है संविधान में शामिल करने का, नीति निर्देशक संविधान में शामिल किए गए हैं जो ये बताते हैं कि जब भी देश में किसी भी पॉलिसी को बनाना है तो पॉलिसी मेकिंग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये सारी बातें हमारा डीपीएसपी कहता है। डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें शॉर्ट में डीपीएसपी कह देते हैं, उन्हें शामिल किया गया है। और ऐसा कोई भी डीपीएसपी नहीं है जो हमारी योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं में शामिल किया है और उन्हें लागू कर दिया है। दूसरी चीज मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो डिटेल में वहां पढ़ेंगे, यहाँ तो बस हल्का सा मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगी क्योंकि मैं योजना टॉपिक पढ़ा रही हूँ। जैसे कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ है कि राज्य और राज्य की परिभाषा जो आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 36 में दी गई है उसे राज्य कहा जाता है। राज्य का मतलब 28 राज्यों से नहीं है, राज्य की परिभाषा जो कि आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 36 में दी गई है उसे राज्य कहते हैं। तो हमारा संविधान राज्य को यह निर्देश दे रहा है, निर्देश यानी कि ये डायरेक्शन बता रहा है और डायरेक्शन बताते हुए ऐसे कुछ प्रिंसिपल दिए हैं जिन्हें राज्य अपनी पॉलिसी मेकिंग करते समय यानी कि नीति निर्माण करते समय ध्यान में रखे। जैसे कि आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 42 ये कहता है कि प्रसूति अवस्था का मतलब है कि अगर कोई महिला डिलीवरी के समय अगर किसी महिला की डिलीवरी होती है तो उसको छुट्टी दी जाए। और ऐसा सरकारी क्षेत्र में भी होता है कि अगर किसी की डिलीवरी होती है तो उसे 6 महीने की, इसी सेक्टर में 3 महीने की छुट्टी दी जाती है। तो इस तरीके से हमारे सारे आर्टिकल शामिल हो चुके हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याएं हमारे देश में बहुत ज्यादा थी और आर्थिक स्थिति भी बहुत बुरी थी देश में। तो जो योजना है, योजना का जो मेन उद्देश्य होता है किसी भी का सामाजिक स्तर उठाना। योजना बनाने का जो मुख्य उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें आर्थिक सहायता देना और उनका कल्याण करना। यानी कि योजना का जो मुख्य उद्देश्य है आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें आर्थिक सहायता देना प्लस कल्याण करना। यानी कि कल्याण करने वाली जो भावना है वो योजनाओं में समावेशित है। इसलिए कोई भी योजना 3 चीज पर बेस होती है। एक तो क्या करना है और कैसे करना है और क्यों करना है। यानी कि क्या करना है, हमें जो योजना बनानी है उस किस सेक्टर के लिए बनानी है, प्लस क्यों बनानी है, उस क्यों के पीछे कि हमारा गोल क्या है, और प्लस कैसे बनानी है।
कैसे का मतलब है कि उस योजना को बनाने के लिए हमारी रणनीति क्या हो। इन 3 चीज पर हमारी कोई भी योजना होती है। क्या, क्यों और कैसे। क्या बनानी है, कैसे बनानी है और क्यों बनानी है और उसका गोल क्या है। कैसे का मतलब उसकी रणनीति क्या है योजना बनाने की। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब देश आजाद हो जाता है तो पंचवर्षीय योजना हमारे देश के अंदर शुरू होती है। तो हम पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लान जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना जिन्हें 5 ईयर प्लान कहते हैं, इसमें पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो कब शुरू हुई है। इसमें हमारे जो पंचवर्षीय योजना इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं। एक में जो लिखा हुआ है वो है आपकी पंचवर्षीय योजना, दूसरे में है समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड क्या है, और तीसरा है मुख्य उद्देश्य यानी कि इसका गोल क्या है, और तीसरा है कि इस जो 5 ईयर प्लान है इसकी विशेषता क्या है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूँ, कोई भी योजना हजारों पेजों में बनती है, लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य है सिर्फ उनको देखना कि कोई भी योजना हजारों पेजों में बनती है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है सिर्फ हमें वो ध्यान में रखने हैं। पहली जो 5 ईयर प्लान है, जो पहली पंचवर्षीय योजना है, वो आपकी 1 अप्रैल 1951 में स्टार्ट होती है और ये 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 1956 तक ये योजना चलती है, यानी कि 5 वर्ष के लिए चलती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजना कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, जो पहली 5 ईयर प्लान है उस पे जो बल दिया गया है वो कृषि पर बल दिया। पहली 5 ईयर प्लान में कृषि पर बल दिया गया है। पहली जो 5 ईयर प्लान है इसमें कृषि, सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, यानी कि इसमें जो मेन फोकस किया गया है, पहली 5 ईयर प्लान में जो मेन फोकस किया गया है वो कृषि को यानी कि एग्रीकल्चर को और सिंचाई को, है ना, और विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता इसमें दी गई है। और मेन क्योंकि कृषि के लिए क्या चाहिए, कृषि के लिए आपको सिंचाई की सुविधा भी चाहिए, इसलिए सिंचाई यानी कि इरिगेशन पर भी इस पे फोकस किया गया है। मेन बल इस पर है एग्रीकल्चर पर, यानी कि पहली 5 ईयर योजना जो है आपकी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि बेस है। ये जो हमारी पहली योजना थी ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। तो अब ये एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि हैरोल्ड डोमर मॉडल होता क्या है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, हैरोल्ड और डोन मॉडल जो है एक तरीके से डिमांड और सप्लाई की बात है। तो हमारी पूरी इकोनॉमी है वो सिर्फ 2 सिद्धांत पर कार्य करती है, एक है डिमांड और एक है सप्लाई। पूरी इकोनॉमी सिस्टम जो करता है वो डिमांड और सप्लाई पर काम करता है। अगर आपकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो महंगाई कहते हैं। अगर आपकी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उसे मंदी कहते हैं, यानी कि रिसेशन कहते हैं। पूरी इकोनॉमी इन 2 सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल क्या है, डिमांड और सप्लाई, यानी कि जो इकोनॉमी है उसमें जो डिमांड का क्या प्रभाव है और उसमें सप्लाई का क्या प्रभाव है, इसी को हैरोल्ड डोमर मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये जो हैरोल्ड और डोमर है ये 2 अर्थशास्त्री हैं। हैरोल्ड और डोमर के मॉडल की व्याख्या अलग अलग ढंग से होने पर भी दोनों मॉडल का सारांश एक ही है। इसी कारण दोनों मॉडल का अध्ययन एक साथ किया जाता है। हैरोल्ड डोमर मॉडल आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निवेश की एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है ये आर्थिक विकास की निवेश को एक महत्वपूर्ण तत्व मानता है। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। जब हमारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो 2 आधार पर किया जाता है कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। मैंने भी आपको बताया कि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो ये आपकी महंगाई है। अगर आपकी डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो ये आपकी मंदी है, जिसे रिसेशन कहते हैं, और महंगाई को इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये जो आपका हैरोल्ड मॉडल है ये दोहरी भूमिका निभाता है, यानी कि जो निवेश किया जा रहा है निवेश को एक महत्वपूर्ण तत्व मानता है आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, एक महत्वपूर्ण तत्व मानता है और निवेश की दोहरी भूमिका मानता है। और दोहरी भूमिका मानते हुए एक और तो यह आय का निर्माण करता है यानी कि इनकम का निर्माण करता है, और दूसरी ओर पूंजी स्टॉक में वृद्धि करके देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाता है
और निवेश की इस पहली विशेषता को मांग प्रभाव और दूसरी को पूर्ति प्रभाव कहा जाता है। मांग यानी कि डिमांड और पूर्ति यानी कि सप्लाई कहा जाता है। इसी को हम हेरोल्ड डोमर मॉडल कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो हेरोल्ड डोमर मॉडल है ये निवेश का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो एक ओर तो ये आय का निर्माण करता है और दूसरी ओर पूंजी स्टॉक में वृद्धि कर देश की क्षमता को बढ़ाता है। और ये दिखाता है कि जो हम निवेश कर रहे हैं इसमें मांग का क्या प्रभाव होगा और इसमें डिमांड का क्या प्रभाव होगा। डिमांड और आपकी आपूर्ति के प्रभाव की दोहरी भूमिका निभाने वाले सिद्धांत को ही हेरोल्ड डोमर मॉडल कहते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए जो कि 1952 में थे। इसी योजना के द्वारा ही आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 शुरू की गई थी। इसी योजना के द्वारा ही आपका भाखड़ा नागल डैम है ना और दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड डैम इसी पंचवर्षीय योजना की देन है। यानी कि जो भाखड़ा नागल डैम है ये आपका सतलज और जहां व्यास नदी सतलज नदी से आकर मिलती है हरिके बैराज वो जगह है, वहां पर 2 डैम बनाए गए हैं। एक का नाम है भाखड़ा, दूसरे का नाम है नागल। दूसरी चीज क्या है, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना ये आजाद भारत की एक बहुउद्देश्य परियोजना थी जो अमेरिका की टेनिसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर भारत में दामोदर घाटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। उसके बाद आपका हीराकुंड डैम जो है आपका महानदी पर है, उड़ीसा के अंदर है। कि भाखड़ा नागल, दामोदर और हीराकुंड डैम जो है ये पहली पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आपके भारत में लॉन्च की गई हैं। और भाखड़ा नागल डैम आपका सतलज और व्यास नदी के संगम पर बनाई गई है, जबकि आपकी जो दामोदर घाटी परियोजना है ये आपकी दामोदर नदी पर है और जो आपका हीराकुंड डैम है ये महानदी पर है, उड़ीसा के अंदर है। तो ये 3 योजना भी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना की ही देन है। इसके बाद हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है, सेकंड 5 ईयर प्लान आती है। और सेकंड 5 ईयर प्लान जो है आपकी 1956 से लेकर 1961 तक आपकी आती है। ठीक है, 1961 तक आती है। अब आप ये देखना, कभी आप कहें कि ये 1 अप्रैल से क्यों शुरू हो रही है, क्योंकि हमारा जो बजट जो लागू हो रहा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 से लेकर 31 मार्च तक ये भारत का वित्त वर्ष है। तो इसलिए जो योजना है 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, जब खत्म भी हो रही है वो 31 मार्च को ही खत्म हो रही है। और ये 5-5 साल के लिए योजना बन रही है। जो आपकी 5 ईयर प्लान है ये आपकी औद्योगिकरण पर विशेष बल देती है, यानी कि इंडस्ट्री पर, जो इंडस्ट्री है ना, और इंडस्ट्री में भी कैसी हैवी इंडस्ट्री पर फोकस की जाती है। सेकंड 5 ईयर प्लान को इंडस्ट्री पर फोकस किया जाता है, औद्योगिकरण पर फोकस किया जाता है, और लेकिन औद्योगिकरण में भी भारी उद्योग जो है उन पर फोकस किया जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ये भारतीय सांख्यिकी संगठन कलकत्ता के निर्देशक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ये जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये भारतीय सांख्यिकी संगठन कलकत्ता के निर्देशक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था कि ये जो योजना है ये भारी उद्योग और पूंजीगत माल को प्राथमिकता देती है। मैंने आपको बताया कि उद्योग में भी कैसे है, भारी उद्योग पर इस योजना में विशेष रूप से फोकस किया गया है। उसके बाद इस योजना में निम्नलिखित स्थानों पर उद्योग खोले गए, यानी कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो हैवी इंडस्ट्री पर फोकस करती है। और इसी उद्देश्य को पूर्ण बनाने के लिए इन्होंने भारत में 5 बड़ी इंडस्ट्रियों को स्टैब्लिश किया है, जिसमें से पहली है राहुल केला जो कि उड़ीसा में खुली है और ये जर्मनी के सहयोग से खुली है। भैया ये बात ध्यान रखना, ये वाला जो पोर्शन है अभी आपको जो मेंशन है आपका ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये जो राहुल केला है, राहुल केला में आपकी इंडस्ट्री लगी है और राहुल केला कहाँ पड़ेगा, आपका ओडिशा के अंदर पड़ता है। और ये भी ध्यान में आता है
ये तो ये पूछा जाए कि राहुल केला कहाँ पड़ेगा, प्लस ये भी पूछा जाता है कि राहुल केला में जो इंडस्ट्री लगी थी वो किसके सहयोग से लगी थी, तो ये है जर्मनी के सहयोग से लगी थी। इंडस्ट्री जो आपकी लगी है, पहली इंडस्ट्री दूसरी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से जो पहली इंडस्ट्री लगी राहुल केला में लगी है और जर्मनी के सहयोग से लगी थी। दूसरी जो लगी है आपकी भिलाई में लगी है और भिलाई पड़ेगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में जो आपकी इंडस्ट्री लगी थी ये सोवियत संघ के सहयोग से आपकी लगी थी। इसके बाद है दुर्गापुर। दुर्गापुर में ये जो आपकी इंडस्ट्री लगती है दुर्गापुर में लगती है। दुर्गापुर यानी कि कहाँ पड़ेगा, ब्रिटेन पश्चिमी बंगाल में पड़ेगा। दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में पड़ेगा जहाँ पे ये इंडस्ट्री लगी थी और ये ब्रिटेन के सहयोग से लगी है ना, ब्रिटेन के सहयोग से इसे लगाया गया था। इसके बाद जो अगली इंडस्ट्री है उसका नाम है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में लगी। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो लगी है चेन्नई में लगी है। इसके बाद जो अगली पांचवी है वो है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि आपके पश्चिमी बंगाल में है, तो ये पश्चिमी बंगाल में लगी है। तो ये जो पांचों इंडस्ट्री है ये आपकी जो सेकंड फाइबर प्लान है उसके द्वारा ये पांचों जो भारी उद्योग हैं इनको भारत के अंदर लगाया गया था। ये 5 हैवी उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत के अंदर लगाए गए थे। इसके बाद ये प्लान है ये 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1960 तक ये आपकी तीसरी फाइबर योजना चलती है। और ये जो योजना है इसमें जो फोकस किया गया है वो अर्थव्यवस्था को गतिशील की अवस्था तक पहुंचाना है। तो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को गतिशील की अवस्था तक पहुंचाना ही तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, इसके बाद ये जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। इसका जो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है पहली बार संतुलित विकास की अवधारणा पर विचार किया गया। यानी कि जो पहली तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें है संतुलित क्षेत्रीय विकास। संतुलित क्षेत्रीय विकास का मतलब है जैसे माना हम यूपी का एग्जांपल ले लेते हैं, यूपी में वेस्ट यूपी में बहुत ज्यादा विकास है, ईस्ट यूपी में इतना विकास नहीं है, तो ये क्या रहा, क्षेत्रीय असंतुलन आ रहा। तो ये जो क्षेत्रीय इसे क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए जो वेस्ट यूपी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जितना वेस्ट यूपी का कलेक्ट होता है वो ईस्ट यूपी में लगा दिया जाता है जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सके। संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सके, इस संतुलित क्षेत्रीय विकास को बनाए रखने के लिए जो फोकस किया गया था वो सेकंड फाइव ईयर प्लान में किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट यूपी का ज्यादा विकास है, ईस्ट यूपी का इतना विकास नहीं है, इसलिए वेस्ट यूपी का जो रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है तो वो ईस्ट यूपी के डेवलपमेंट में भी ज्यादा लगा दिया जाता है, जिससे कि एक राज्य को संतुलित क्षेत्रीय विकास की अवधारणा में लाया जा सके। इसके बाद है कि आपका दूसरा है, इस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। जो आपकी तीसरी योजना है इसको गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इसके बाद है कि ये जो योजना है ये आत्मनिर्भर बनाने पर बल देती है। आत्मनिर्भर, जैसे कि आज भी हमारा मोदी जी ने एक नारा लगाया है आत्मनिर्भर भारत, है ना, एक योजना भी रिसेंट में चली है आत्मनिर्भर भारत, तो उसका जो पहली बार फोकस किया गया है आत्मनिर्भर बनाने पर जो फोकस किया गया है वो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया है। इसके बाद है आपका कि ये जो है जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसी समय आपका भारत चीन युद्ध होता है। इसी समय आपका 1965 में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि आपका 1965 में होता है और भारत चाइना युद्ध जो कि 1962 में होता है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय होते हैं। दूसरी चीज क्या है, ये जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसके द्वारा आपका बोकारो इस्पात संयंत्र जो कि सोवियत संघ के सहयोग से लगा था और ये 1964 में लगाया गया है तीसरी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से। ठीक, भी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है समय मैंने अभी आपको बताया कि 2 युद्ध हुए थे, एक तो भारत चाइना युद्ध है और दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। भारत चाइना युद्ध 1962 में होता है और भारत पाकिस्तान युद्ध, ये 2 युद्ध होते हैं। इसके साथ आपकी यहाँ पर आपकी 3 वार्षिक योजनाएं चले जाती हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना को बीच में बंद कर दिया जाता है और बीच में बंद करके आपकी 3 वार्षिक योजना चलाई जाती है जो कि 1966 से लेकर 69 के बीच में एक एक साल के लिए 3 योजना बनती है।
इसमें 1966 से लेकर 1969 तक 3 योजना बनती हैं, जिन्हें वार्षिक योजना कहा जाता है, 1-1 साल के लिए बनती हैं। ये जो 3 साल होते हैं, यानी कि 1966 से लेकर 69 को योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलिडे कहा जाता है। तो हमारे यहाँ 2 युद्ध हुए, भारत-पाकिस्तान युद्ध, भारत-चाइना युद्ध हुए। भारत-चाइना युद्ध 1962 में हुआ, भारत-पाकिस्तान हुआ। इसके और भी बहुत सारे रीज़न थे, इसलिए तीसरी योजना को बीच में रोक दिया जाता है और रोकने के साथ 3 वार्षिक योजना चलाई जाती हैं। इसलिए इस समय को 1966 से लेकर 69 तक के समय को प्लान हॉलिडे कहा जाता है। 1966 से लेकर 67 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है और हरित क्रांति की शुरुआत हमारे यहाँ क्यों होती है, कैसे होती है, हरित क्रांति टॉपिक हम पूरा डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत है 1966-67 में होती है, भारत के अंदर होती है और इसके जो हरित क्रांति शुरुआत होती है वो आपकी पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गंगानगर इस क्षेत्र में भारत में 1966 और 67 में हरित क्रांति आती है ना। और हरित क्रांति के टॉपिक को हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। जैसे सब लोग जानते होंगे कि हरित क्रांति होती है। जून 1966 में भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया ताकि देश में निर्यात में वृद्धि। अगर मैं आपको कहूं जो अवमूल्यन है, अवमूल्यन में जो कहा जाता है जिसे इंग्लिश में डिवोल्यूशन कहते हैं, डिवोल्यूशन ऑफ द करेंसी, किसी भी देश की सरकार द्वारा जानबूझकर अपने रुपए की अपनी जो मुद्रा होती है उसकी वैल्यू को डाउन किया जाता है। और डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी में क्या होता है कि जो आपका एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाता है और जो इंपोर्ट है वो आपका कम हो जाता है। इसलिए किसी भी देश में डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी उस देश की सरकार जानबूझकर करती है जिससे कि अपने देश का एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। और हमारे देश में डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया है। पहला है 1948 में किया गया, दूसरा 1966 में किया गया और तीसरा 1991 में किया गया है। तो हमारे देश में डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी यानी कि रुपए का अवमूल्यन भारत के अंदर 3 बार किया गया है। और डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी का मतलब है कि जब डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी किया जाता है तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए कोई भी देश डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी करता है। और अपनी जब क्योंकि किसी भी देश की इसमें मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है और मुद्रा की वैल्यू कम होने की वजह से आपका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाता है। इसका एक पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है कि जब आपका डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी होगा तो रुपए की वैल्यू या करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इंपोर्ट जो है आपका वो कम हो जाएगा। इसलिए कोई भी देश डिवोल्यूशन करेंसी अपने देश में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए करता है। तो भारत में डिवोल्यूशन करेंसी 3 बार 1948, 1966, 1991 3 बार किया गया है। नई योजना आ जाती है चौथी 5 ईयर प्लान यानी कि 4th 5 ईयर प्लान भारत के अंदर स्टार्ट हो जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना है यानी कि 4th 5 ईयर प्लान है। ये 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1979 के बीच में ये चलती है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर की प्राप्ति करना। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इस समय आपका जो सबसे बड़ी चीज थी वो 2 काम हुए थे जो सबसे बड़े थे। काम तो वैसे 3 है, तीनों ही बड़े हैं क्योंकि तो गोल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हम सिर्फ उन पर फोकस करेंगे। जब आपके देश में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है तो चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ ही हमारे देश के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। दूसरा 1971 में जो है बांग्लादेश आजाद हुआ है ना, आजाद हुआ है। और तीसरा जो है आपका 1974 में पोखरण में नाभिकीय परीक्षण हुआ। ये 3 बड़े जो महत्वपूर्ण गोल हैं जो इंदिरा गांधी जी के साथ जुड़े हुए हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बांग्लादेश को आजाद करना आना और पोखरण में नाभिकीय परीक्षण, ये 4 बड़े जो काम हैं ये इंदिरा गांधी की सरकार में हुए हैं, है ना। जो इनमें जो सबसे बड़ा मुझे लगता है वो है बांग्लादेश को आजाद कराना।
बांग्लादेश को आजाद कराना, क्योंकि अगर बांग्लादेश आजाद नहीं होता, एक तरफ हमारी तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ था और दूसरी ओर जो बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भारत में बैठा हुआ था, यानी कि भारत को दोनों ओर से पाकिस्तान में घेरा हुआ था। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी का ये कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुझे लगता है कि जिसको आजाद इंदिरा गांधी जी करा के चली गई, जो कि एक भविष्य की जो एक समस्या थी उसका समाधान हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अगर बांग्लादेश आजाद नहीं होता तो एक तरफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान भारत को दोनों ओर से घेरे हुए था, तो एक तरह से जो आजाद कराने की जो उनकी भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बांग्लादेश को आजाद कराने। इसके बाद आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना है। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1974 को शुरू होती है और 31 मार्च 1979 को ये समाप्त होती है। जो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना है, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो एक इसका जो मेन गोल था वो था आपका गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भर की प्राप्ति, यानी कि गरीबी उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब है उखाड़ कर फेंक देना, गरीबी को जड़ से समाप्त कर देना, उखाड़ कर फेंक देना और साथ ही में जनता को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो वो आत्मनिर्भर की बात जब देश आजाद हो जाता है उसके साथ ही शुरू हो जाती है कि भारत के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। तब से लेकर अब तक आत्मनिर्भर बनाने की भारत सरकार की पहल चलती आ रही है कि जनता आत्मनिर्भर बने। तब से लेकर आज तक आत्मनिर्भर पर फोकस किया जा रहा है। तो जो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को उखाड़ कर फेंकना और साथ के साथ आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर की प्राप्ति को करना मुख्य उद्देश्य था। ये जो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना होती है इसके मेन गोल क्या है? इसका जो सबसे पहले है, एक तो है 1975 से लेकर 76 में आपातकाल लगना, यानी कि इस समय कौन कौन सी घटना घटित हुई है जबकि जब आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रही है। इस समय की जो सबसे बड़ी जो घटना है वो है 1975 से लेकर 1976 में आपातकाल लगना, देश के अंदर इमरजेंसी का लगना, है ना। देश के अंदर ये तीसरी इमरजेंसी इस समय लगी थी आपकी। उसके बाद है 1979 के स्थान पर 1978 में ही पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 79 में समाप्त होनी थी, लेकिन उसे 78 में ही समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और 78 में समाप्त क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ जाती है और जनता पार्टी की सरकार आकर, क्योंकि आज जो हमारी भाजपा है, जो भारतीय जनता पार्टी है, ये 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार के नाम से भारत में आती है और भारत में आकर जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है उसको समाप्त कर देती है और उसके स्थान पर जो है पंचवर्षीय योजना को जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है उसको एक साल पहले ही समाप्त कर देती है। पंचवर्षीय योजना 79 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन उसे 78 में ही समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद जो मैंने एक और है कि जो ये आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये क्वेश्चन में बहुत आता है कि गरीबी हटाओ का नारा कब लगाया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा है वो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया था, गरीबी हटाओ का नारा। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले समाप्त कर दिया जाता है और इस समय देश में जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। 77 में जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, एक साल पहले जो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना है उसे समाप्त कर देती है और समाप्त करने के बाद एक नई योजना लेकर आती है जिसे हम कहते हैं अनवरत योजना, यानी कि रोलिंग प्लान, है ना। रोलिंग प्लान लेके आती है 1978 से लेकर 1980 में, जो अनवरत योजना को लेकर जनता पार्टी की सरकार भारत में लेकर आती है। ये जो अनवरत प्लान था, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले समाप्त करके जनता पार्टी की सरकार ने अनवरत योजना को शुरू किया था। ये क्वेश्चन आता है कि अनवरत योजना कौन शुरू करता है? तो जनता पार्टी की सरकार करती है भारत में 1978 में शुरू करती है, 78 से लेके 80 में 80 तक के लिए करती है।
उसके बाद है आपका पंचवर्षीय योजना। ये जो छठी पंचवर्षीय योजना है ये 1 अप्रैल 1980 में चलती है और 31 मार्च 1985 तक ये चलती है आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। यानी कि 80 से लेके 85 तक आपकी छठी पंचवर्षीय योजना चलती है, क्योंकि अब फिर दोबारा जो है आपकी कांग्रेस की सरकार आ जाती है और कांग्रेस की सरकार आके फिर प्लान शुरू कर दी जाती है। और ये जो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना है इसमें कृषि, उद्योग और रोजगार पर विशेष रूप से फोकस किया गया है छठी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना का जो प्रारूप है पी के धर द्वारा तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन आता है कि इस योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो पी के धर ने इस योजना का प्रारूप तैयार किया था। भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत है वो भी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना से ही शुरू होती है। आर्थिक उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब है कि हर एक क्षेत्र को अगर आपको इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देना है तो हमें उदार करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि हर एक सेक्टर में किसी भी क्षेत्र में आपको इंडस्ट्री लगानी थी, बहुत लंबे चौड़े लाइसेंस लेना है, बहुत सारी चीज लेनी है। तो लेकिन उस क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में कोई बंदा काम करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है किसी भी सेक्टर में, तो उसको लिबरल करना, उदार करना, दुनिया भर के कानून नहीं होने चाहिए, दुनिया भर की चीजें नहीं चाहिए, दुनिया भर के कागजी काम नहीं होने चाहिए, उसको कम करना, उसको लिबरल करना, उसको आसान करना की जो पहल पहली बार की गई है वो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई है। इसके बाद है गरीबी निर्देशांक की परिभाषा की गई, यानी कि गरीबी को परिभाषित किया गया कि गरीबी होगी क्या। गरीबी को जो परिभाषित किया गया है वो छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार किया गया। जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी उन्मूलन उसका उद्देश्य था। लेकिन जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और गरीबी उन्मूलन का कांग्रेस सरकार ने नारा लगाया था, इंदिरा गांधी की सरकार ने नारा लगाया था। लेकिन जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसमें जो गरीबी है, गरीबी को परिभाषित किया, उसके निर्देशांक जारी किए और निर्देशांक जारी करके कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में अगर 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। यानी कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति 2400 कैलोरी ऊर्जा को लेता है और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ऊर्जा को लेता है, उससे ऊपर का होगा, 2400 कैलोरी से जो ऊपर होगा वो क्या होगा, गरीबी रेखा से ऊपर का होगा। उससे यानी कि 2400 कैलोरी से जो नीचे वाला होगा वो बीपीएल में होगा, गांव के क्षेत्र में। शहर के क्षेत्र में 2100 कैलोरी से नीचे वाला जो होगा वो बीपीएल की कैटेगरी में आएगा, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे आएगा। गरीबी रेखा से शहर में 2100 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी और गांव में जो होगा आपका 2400 कैलोरी होगा। इसके बाद है 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जो 1980 है उसमें आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अभी मैंने आपको बताया था कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, इसी के साथ 1982 नाबार्ड की स्थापना की गई है। ये हम बैंकिंग सेक्टर में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में। नाबार्ड क्या होता है, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र का, कृषि के क्षेत्र का जो सर्वोच्च बैंक है वो नाबार्ड है। तो एक एक टॉपिक को, ये पूरा एक एक टॉपिक है, तो यहाँ तो हम मेन फीचर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरे टॉपिक को अगर मैं यहाँ पूरा डिटेल में बताने लगी तो बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा। नाबार्ड अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है जो कि अलग से है। नाबार्ड कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। नाबार्ड पे मैं एक वीडियो बना के अलग से डाल दूंगी। नाबार्ड कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है जिसकी स्थापना 1982 में की गई है। इसके बाद है 7वीं पंचवर्षीय योजना। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1985 में आती है और 31 मार्च 1990 तक आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना रहती है। ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें साम्य और न्याय पर, साम्य का मतलब है समानता, साम्य का मतलब क्या है आपका, समानता पर, मतलब क्या है आपका, समानता पर बल दिया गया है और न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना की है। यानी कि जो आपका है साम्य और न्याय पर आधारित जो है सामाजिक प्रणाली की स्थापना की गई है। ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल
1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक ये चलती है। और इसमें साम्य साम्य का मतलब जो होता है वो है आपका, साम्य का मतलब है समानता पर और प्लस न्याय पर बल दिया गया है। यानी कि जो समानता है, साम्य तथा न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना पर जो फोकस किया गया है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही सेबी की स्थापना की गई है 1988 में। तो सेबी है, सेबी की स्थापना 1988 में की गई है, लेकिन सेबी की वो जो स्टेचुरी बॉडी बनाया गया है वो 1992 में बनाया गया है। स्टेचुरी बॉडी यानी कि सांविधिक या वैधानिक जो संस्था बनाया गया सेबी को वो 1992 में बनाया गया था। लेकिन जो वैसे इसका जो गठन हो जाता है 1988 में हो जाता है, 1988 में हो जाता है, लेकिन 1988 में का गठन किया जाता है उस समय ये स्टेचुरी बॉडी थी नहीं थी। लेकिन इससे बाद में 1992 में जब हर्षित मेहता वाला केस आता है उसके बाद से को स्टेचुरी बॉडी बना दिया जाता है। सेबी क्या है? शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली एक संस्था है जिसको हम सेबी कहते हैं। इसके बाद है आपकी वार्षिक योजना आती है जो कि 1990 से लेकर 1992 में आपकी वार्षिक योजना आती है। देखो अब अगर हम बात करें ये जो दौर है 90 से लेकर 92 का, ये भारत में आर्थिक संकट का समय है। ठीक है, आर्थिक संकट का समय है। आपका 91 और 92 1991 में भारत में ये आर्थिक संकट का समय था। और इस समय हमारे यहाँ जो है 1990 से लेकर 1990 से लेकर 1992 में भारत में एक संकट आया था जिसे हम कहते हैं भुगतान संतुलन का संकट, इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, शॉर्ट में कहते हैं बीओपी। बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसका संकट भारत के अंदर आया था। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अलग से डिटेल में बड़ा टॉपिक है, उसको हम कभी अलग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये। तो उस समय हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट आया था, यानी कि हमारे देश में एक आर्थिक संकट छा गया था भारत के अंदर और हमारे पास 21 दिन का रिजर्व बचा हुआ था उसी। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे और भारत के जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। और मुझे यहाँ पे एक चीज लगती है, जो मनमोहन सिंह हैं वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे, इस बात को तो साथ लोग बाग भूल सकते हैं, लेकिन वो हमें एक मॉडल दे के गए थे जिस मॉडल का नाम है एलपीजी। इसको कभी भारतीय इतिहास में कभी नहीं भूला जाएगा, है ना। मनमोहन सिंह का जो नाम है एलपीजी के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। इस बात को कभी इतिहास भूलेगा नहीं, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, इस बात को एक बार भूल जाएं, लेकिन इस बात को नहीं भूलेंगे जो उन्होंने एक बहुत बड़ी देन दी। ठीक है, जो ये एक तरीके से हमारे जो बाजार खुला है, जो ओपन मार्केट हुई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई है, वो एलपीजी मॉडल। एलपीजी एक मॉडल है, इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा मॉडल है एलपीजी, है ना। एलपीजी में क्या है, इसमें 3 है। एक है उदारीकरण, यानी कि सब चीज को हमें क्या करना है, लिबरल करना। दूसरा है निजीकरण, यानी कि प्राइवेट करना है। और ये है वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबल। वैश्वीकरण का मतलब है कि ग्लोबल, है ना, सब क्या करना है, सबको। ये इस मॉडल को हम एलपीजी मॉडल कहते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी हमारे यहाँ आएगी, ऐसा नहीं कि कोई कंपनी हमारे यहाँ पेन का एक मतलब जैसे आजकल चल रहा है कि डिजिटल हर चीज, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल हर चीज, वो डिजिटल का एक प्रोजेक्ट लेके आए, लेकिन उस प्रोजेक्ट को लगाने में उसको इतना समय लग जाए कि वो प्लान ही फेल हो जाए। तो इसलिए उसको क्या करना है, उसको लिबरल करना। इसलिए हमारे जो 1991 में 5 सेक्टर को छोड़कर हर चीज में लाइसेंस खत्म कर दिया गया। केवल 5 सेक्टर थे जिनमें लाइसेंस को रखा था और प्रेजेंट में केवल 3 सेक्टर है जिनमें लाइसेंस रखा है, बाकी हर सेक्टर में लाइसेंस खत्म। 3 सेक्टर है, जबकि 1991 में 5 सेक्टर छोड़े थे, बाकी सब में लाइसेंस खत्म कर दिया था। लेकिन प्रेजेंट में 3 सेक्टर है जिनमें लाइसेंस है, बाकी में लाइसेंस खत्म कर दिया गया, है ना। क्यों कर दिया गया? क्योंकि हमने एक मॉडल को अपनाया, जिस मॉडल को हम कहते हैं एलपीजी मॉडल कहते हैं। इस कारण हमने जो आपका वो था लाइसेंस का था, हर सेक्टर में लाइसेंस को
समय भारत में 3 सेक्टर में लाइसेंस है, बाकी सेक्टर में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये 1 अप्रैल 1982 से लेकर 31 मार्च 1997 तक चलती है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, ये मानव संसाधन पर विकास यानी कि मानव संसाधन, दुनिया में अगर सबसे बड़ा जो रिसोर्सेज होता है, सबसे बड़ा जो रिसोर्सेज यानी कि संसाधन है, वो मानव है। ये माना जाता है कि अगर जो मानव है वो दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन होता है। ठीक है, चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर भारत है ना, भारत। तो भारत के साथ हर कोई व्यापार करना चाहता है, क्योंकि भारत में अगर वो कोई भी इंडस्ट्री लगाएगा तो वहीं पर क्या है, कंज्यूमर बैठा हुआ, उसकी डिमांड वहीं पर है, डिमांड वहीं पर है। क्योंकि भारत में जो युवा वर्ग है, जो युवा है, और भारत सरकार के आधार पर 29 साल तक युवा माना जाता है, और स्टेट के आधार पर 35 साल तक जो युवा नीति आती है, तो हमारे यहाँ जो युवा वर्ग है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और दुनिया में जो सबसे ज्यादा संसाधन माना जाता है मानव संसाधन, इसलिए भारत में आत्मनिर्भर भारत यानी कि हर किसी को आत्मनिर्भर भारत बनने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर जनता आत्मनिर्भर होगी तो देश आत्मनिर्भर। ठीक है, तो ये बात की गई है यहाँ पे, मानव संसाधन का विकास पर बल दिया गया कि जो मानव संसाधन है उसके विकास पर बल दिया गया, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। इस योजना की शुरुआत एक नए आर्थिक परिवेश में हुई है। जो ये योजना है इसकी शुरुआत एक नए आर्थिक परिवेश में हुई है, क्योंकि एलपीजी भारत में आ चुका है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण मॉडल भारत के अंदर आ चुका है, और इसके साथ यहाँ पर 1 जनवरी 1995 को भारत में आर्थिक व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हो चुकी है, और भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है ना, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। इसकी स्थापना 1995 में की गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और जब इसकी स्थापना की गई है तभी से भारत क्या है, इसका सदस्य है। इसके बाद आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 में आती है, और जो कि 2002 तक चलती है, और इसका जो मुख्य गोल है वो है सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास पर इसमें फोकस किया गया है आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ये जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, कोई भी योजना हजारों पेजों की है, लेकिन जो हमारे पेपर में आता सिर्फ हमें वो पॉइंट निकालने से ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, हमें पूरी योजना नहीं पढ़नी, जो उसके मेन पॉइंट है जो हमारे पेपर में आ रहे सिर्फ हमें वो पढ़ना है। ये जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता के साथ क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। मतलब जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, रोजगार का निर्माण करना है, सभी को आत्मनिर्भर बनाना है, और जो क्षेत्रीय संतुलन बना रहा, जो क्षेत्रीय संतुलन बना हुआ, जैसे कि मैंने आपको वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी का एग्जांपल दिया, तो वो जो क्षेत्रीय संतुलन असंतुलन है उसको क्या करना है, संतुलित करना है आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। अब है आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, ये 1 मार्च सन 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक। सबसे बड़ी खासियत मैं बताऊं तो इसका एक तो ये था कि रोजगार और ऊर्जा और गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करना, रोजगार सृजन करना, ऊर्जा निर्माण करना, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अब तक की सबसे अधिक जीडीपी को 10वीं पंचवर्षीय योजना ने आज तक सबसे अधिक अगर जीडीपी जिसने प्राप्त की है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना ने प्राप्त की। यानी कि जितना उसका जितना लक्ष्य था उससे ज्यादा अगर जीडीपी को प्राप्त किया है तो वो 10वीं पंचवर्षीय योजना ने प्राप्त किया। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था जीडीपी को प्राप्त करना वो 7.7 था, लेकिन प्राप्त करी थी 8%। जीडीपी में ग्रोथ, उन्होंने कहा था कि हमें जीडीपी 7.7 का टारगेट था 10वीं पंचवर्षीय योजना का, लेकिन प्राप्त कितनी करी है आपकी 8%। ठीक है, ये 8% उन्होंने प्राप्त, टारगेट कितना था 7.7 का, लेकिन प्राप्त कितनी करी है 8%।
ये मतलब ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, इस बात को याद रखना, जितनी भी आपकी 5 ईयर प्लान आई है, 12 5 ईयर प्लान आई है, उनमें जो सबसे ज्यादा जीडीपी को अचीव किया गया है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। ठीक है, इसके बाद है आपका, इसमें जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में 4% का उद्देश्य था, लेकिन इसमें 2.3 प्राप्त की गई, यानी कि 2.3 जो है 2.3 को प्राप्त किया गया था, 4 का उद्देश्य था, 2.3 को प्राप्त किया गया था। इस प्रति व्यक्ति आय दुगना करना, यानी कि जो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना था, इसका उद्देश्य था जो पर व्यक्ति इनकम है उसको दुगना करना इनका था। ठीक है, लेकिन इसका जो सबसे मेन पॉइंट है वो है कि जितनी भी आपकी 5 ईयर प्लान आई है, उनमें जो सबसे ज्यादा जीडीपी किया गया है वो आपका 10वीं पंचवर्षीय गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, ये 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक चलती है, और इसका जो उद्देश्य था तीव्रतम विकास के साथ अधिक समावेशी विकास की रणनीति, है ना, इसे कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि तीव्रतम विकास के साथ अधिक समावेशी विकास की रणनीति को प्राप्त करना 11वीं पंचवर्षीय का मुख्य था। इस योजना में जो है, जो आपकी 9% जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्त कितनी करी थी? 7.9 प्राप्त करी थी, और उद्देश्य कितना रखा था? 9%। 9% का गोल था, लेकिन प्राप्त कितनी है? 7.9 को प्राप्त किया है। इसके बाद है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, और इसका जो उद्देश्य है वो है तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य है। तीव्र संपोषणीय का जो मतलब होता है, ये तीव्र संपोषणीय का जो मतलब है, इसे सतत विकास भी कहते हैं, और सतत विकास का मतलब होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो टिकाऊ विकास है, या इसे टिकाऊ विकास भी कहते हैं, इसे सतत विकास भी कहते हैं। टिकाऊ विकास या सतत विकास या संपोषणीय का जो मतलब होता है कि आज तो आपको विकास करना है, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट में विकास करना है। हमें विकास तो करना है, लेकिन हमें भविष्य को भी ध्यान में रखना है। इसको ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास या टिकाऊ विकास कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, इसमें जो आपकी 12वीं 5 ईयर प्लान है, इसमें आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य 8% रखा गया था, है ना, 8% रखा गया था, और कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 4% रखा गया था, और योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को 2% लाना था। ठीक है, लाना था। ये आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना का मेन गोल था। अब जो आपकी 5 ईयर प्लान है समाप्त कर दी गई है। 2000 जब 14 में मोदी सरकार आने के बाद योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ जाता है 2015 में, और 2017 में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया जाता है, और पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर नीति आयोग 1 साल, 3 साल और 7 साल की योजना लेकर आता है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, थी, और इसके साथ ही जो हमारा ये पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक समाप्त हो जाता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।